तो पिछले कल हमने दो आर्टिकल आपके पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था पहले रिलैक्सेशन टाइम, और दूसरा हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो रिलैक्सेशन टाइम और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो रिलैक्सेशन टाइम हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2m/r होता है अगर हम मैकेनिकल ऑसिलेटर लेते हैं। तो मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम था 2m/r, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर था उसके केस में था हमारे पास 2l/r। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में हमारे पास जो है रिलैक्सेशन टाइम था। और फिर हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के लिए एक्सप्रेशन निकाला था। हमने बोला था कि ये हमारे पास RT' डिवाइडेड बाय 2m, ये हमारे पास होता है मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में। और जो हमारे पास RT'/2l ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में। तो हम इस तरह से इसको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में है वो 2m/r रिलैक्सेशन टाइम है और 2l/r इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में है रिलैक्सेशन टाइम, और डेल्टा हमारे पास RT'/2m मैकेनिकल के केस में और RT'/2l जो है इलेक्ट्रिकल के केस में। और फिर हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट किया था डेल्टा और टॉ के बीच में। हमने बोला था कि अगर डेल्टा और टॉ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाओ, डेल्टा और टॉ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है T' के बराबर हमारे पास आता है। तो T' यहाँ पे टाइम पीरियड है हमारे पास। तो T' हमारे पास जो है टाइम पीरियड है। तो डेल्टा क्रॉस टॉ हमारे पास जो है T' के बराबर हमारे पास होता है। फिर इसके आगे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का थोड़ा सा पार्ट हमारे पास है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो हमारे पास अगर कोई ऑसिलेटर है और हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फाइंड आउट करनी है उसकी, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर हमारे पास होता है उसका जो एम्पलीट्यूड इन सम पर्टिकुलर टाइम हमारे पास जो है A0e⁻ होता है। तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t की अगर हम बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पे हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर का इतना एम्पलीट्यूड हम लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एट t=0 अगर मान लो हम टाइम लेते हैं 0, तो आपको पता है यहाँ पे a कितना हो जाएगा, A0। जब आप t0 लेंगे तो e⁻0 यहाँ पे हो जाएगा t मतलब 0 मल्टीप्लाई समथिंग, e⁻0 आपका कितना होता है 1। तो a विल बी इक्वल टू A0। और फिर बोलता है कि मान लो आप t ले लेते हो यहाँ पे T', मतलब कि आप t को एक टाइम पीरियड के बराबर ले लेते हैं, T' इसको ले लेते हैं। तो अगर हम T' करते हैं तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास a है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, A0 e⁻b इंटू T'। और इसी तरह से बोलता है कि लेट t =
2t डैश 3t डैश एंड सो ऑन एंड nt डैश। तो पहले आपने t0 लिया, फिर आपने t डैश लिया, फिर आपने t 2t डैश लेना है, फिर आपने t 3t डैश लेना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो एम्पलीट्यूड आपका हमारे पास ये तो हो गया a1, इसको हम ले लेते हैं a1। जब आपने टाइम जो है t डैश लिया वो हमारे पास a1 है। जब हमने टाइम 2t डैश लिया तो उसको हम a2 बोलेंगे, और a2 हमारे पास यहाँ पे होगा a0 e रेट पावर माइनस 2b t डैश। क्योंकि यहाँ पे हम t की वैल्यू जो है 2t डैश पुट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2t डैश जब आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस 2b t डैश आपका बन जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे a3 निकालेंगे। तो a3 जब हम निकालेंगे तो a3 के केस में आप ये तीसरी वैल्यू लेंगे टाइम की, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या बनेगा a0 e रेट पावर माइनस 3b t डैश। बोलता है एंड सो ऑन। इस तरह से आपने क्या करना है, an तक जाना है। तो an तक जाएंगे तो लास्ट वैल्यू आपकी क्या है nt डैश, इसलिए यहाँ पे हमारे पास e रेट पावर माइनस nb t डैश हमारे पास बनेगा। तो हमने एक तरह से जनरलाइज किया इस प्रोसेस को कि पहले आपने टाइम 0 लिया, फिर आपने टाइम t डैश लिया, फिर आपने टाइम 2t डैश लिया, फिर आपने टाइम 3t डैश लिया, और लास्ट में जाके आपने टाइम जो है nt डैश लिया। तो जब आपने टाइम nt डैश लिया तो हमने बोला कि एम्पलीट्यूड आपका an होगा। ये हम a1 a2 a3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे, और आपको पता है कि टाइम के हिसाब से एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी करता है। तो यहाँ पे बात नहीं करो पीछे, टाइम के हिसाब से हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज भी करता है। तो इसलिए a1 a2 a3 सभी की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, a इक्वल टू a0 e रेट पावर माइनस bt। लेकिन जब हम इस टाइम को चेंज करेंगे तो आपको पता है एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें जो भी यहाँ पे नई चीज आएगी हमारे पास, उसमें हमने टाइम चेंज किया तो इसका नाम भी हम चेंज करेंगे। इसका नाम हम a की जगह a0 हो जाएगा पहली बारी में, फिर a की जगह a1 लेंगे, फिर a की जगह a2 लेंगे। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी अगर टाइम चेंज होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे एक जनरल टर्म आ गई। तो बोलते हैं मान लो ये लास्ट टर्म है हमारे पास, हम इसके ऊपर यहाँ पे जो है फोकस करते हैं। तो जब हम इसमें लास्ट टर्म लेंगे तो इस लास्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं कि इस a0 को इसके बटे में ला सकते हैं। an डिवाइडेड बाय a0 इक्वल टू e रेट पावर माइनस n b t डैश। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो an डिवाइडेड बाय a0 है, इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय e रेट पावर n b 1 डिवाइडेड बाय e रेट पावर n b t डैश। आपको पता है कि x रेट पावर माइनस 1 को आप 1 बाई x लिख सकते हैं, तो मैंने इसको बटे में लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड का उल्टा कर देंगे। तो दोनों साइड का हम उल्टा करेंगे, मतलब क्या, a0 को आप ऊपर ले गए, an को नीचे ले आए, और यहाँ भी जो हमारे पास e रेट पावर n b t डैश है उसको ऊपर ले आए। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके पास जो है बनेगा। अब ये बोलता कि हम जो है दोनों साइड का यहाँ पे अगर नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों साइड का नेचुरल लॉग लेते हैं तो आपको पता है हमारे पास क्या बनेगा, लॉग e a0 डिवाइडेड बाय an इक्वल टू यहाँ पे n b t डैश, और यहाँ पे आपका नेचुरल लॉग आएगा और यहाँ पे e आएगा। तो आपको पता है कि नेचुरल लॉग के साथ जो e होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो आपका सिर्फ जो है यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा
वो यहाँ पे बचेगा हमारे पास जो एन बी टी डैश इक्वल टू लॉग ऑफ ई ए नॉट डिवाइडेड बाय ए एन, ये हमारे पास बचेगा। लेकिन बोलता है कि हमारे पास जो b इंटू टी डैश हमारे पास होता है ये आपका डेल्टा के बराबर होता है, ये हमने कल किया था। b की वैल्यू कितनी थी, r बाई 2m इंटू टी डैश, हमने बोला था कि ये आपका मैकेनिकल ऑसिलेटर का डेल्टा होता है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे बिना इसकी वैल्यू पुट किए हमारे पास इसको हम b लिखते थे r बाई 2m को, तो बी टी डैश इक्वल टू डेल्टा हमारे पास होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन डेल्टा। एन डेल्टा इक्वल टू लॉग ऑफ ई ए नॉट डिवाइडेड बाय ए एन। तो डेल्टा यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एन। तो यहां पे अगर हम बोले डेल्टा हमारे पास ये एन जो है बटे में चला जाएगा, तो 1 बाई एन लॉग ऑफ ई ए नॉट डिवाइडेड बाय ए एन। तो मतलब ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आपकी किस तरह से होगी। तो बोलता कि इस इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका ये इंपॉर्टेंस है अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एम्पलीट्यूड पता है तो आप उस टाइम पे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास आपने टाइम लिया यहाँ पे ये वाला 3t डैश वाला, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब कि a नॉट बाई a3। तो a नॉट बाई a3 मतलब जब टाइम आपका bt डैश सॉरी 3t डैश होगा उस टाइम कितना एम्पलीट्यूड होगा वो आपका यहाँ बटे में आएगा। और इनिशियल एम्पलीट्यूड तो आपको पता ही होता है, रिलैक्सेशन का जो स्टार्टिंग वाला एम्पलीट्यूड है वो आपको इनिशियली पता होता है, और इसका पता आप तब कर सकते हैं जिस टाइम आप इसको नोट करेंगे लेटर टाइम में, बाद वाले किसी टाइम पे जब हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू पता करेंगे तो हमें a1 a2 a3 किसी भी टाइम पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। और जब आप निकालेंगे तब आपको n की वैल्यू पता तभी लगेगी। जैसे मैंने बोला कि आपने n3 लिया तो यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे a3 आएगा। n आपने 5 लिया 1/5, यहाँ पे a नॉट बटा a5 हमारे पास आएगा। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एम्पलीट्यूड कितना होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारे मैंने a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब आपने 3t डैश पे निकालनी है या 2t डैश पे निकालनी है तो यहाँ पे आपको n भी मिल जाएगा और वो टाइम भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या किसी भी एम्पलीट्यूड में जहाँ पे हमें n की वैल्यू पता है वहाँ पे हम इस डेल्टा की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका इस तरह से डिक्रीज होता है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका a1 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका a2 है और यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड a3 है। तो a1 a2 a3 आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे डेल्टा की कितनी वैल्यू है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 लेंगे और यहाँ पे कितना एम्पलीट्यूड होगा a3 वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी। बात नहीं करो। तो इस तरह से ये था आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का। तो ये आर्टिकल जब पेपर में आता है तो ये पोर्शन भी आपने करना होता है दूसरे वाला। एक तो हमने एक्सप्रेशन किया था, फिर उसके बाद हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और रिलैक्सेशन का आपस में रिलेशन निकाला, फिर हमने उसके बाद ये डिस्कशन किया ये वाला कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर डेल्टा की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं। तो हम ये a1 a2 a3 सारे लेंगे तो लास्ट में जो जनरल टर्म आएगी उससे हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1/n log ऑफ e a नॉट डिवाइडेड बाय an। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, वो है हमारे पास क्वालिटी फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आपका आता है। मैंने बोला था कि 3 आर्टिकल आपके
लगातार आगे भी यूज होंगे, अगले वाले चैप्टर में भी यूज होंगे। तो पहला था हमारे पास रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। और आप कहाँ से आ रहे हो? हैं? हैं? नहीं, अभी कहाँ से आ रहे हो? सवेरे तो होता है आप 10 बजे लेट पहुंचते हैं, इस टाइम तो कोई मतलब नहीं बनता लेट पहुंचने का। नहीं तो आपके गागल कौन सा दूर है सामने? नहीं तो जल्दी आया करो, प्रैक्टिकल नहीं होता तो जल्दी आया करो। तो हमारे पास ये तो हमने दो चीजें पढ़ी, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अब हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, वो है हमारे पास क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर की अगर हम बात करें, ये क्वालिटी फैक्टर हमारे पास जो होता है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में इसको लिखूं तो हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर एट एनी इंस्टेंट डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड, इसके हम जो क्वालिटी फैक्टर जो है इस तरह से निकालते हैं। अब ये जो तीनों चीजें हैं जो मैंने आपको करवाई, आपकी रिलैक्सेशन टाइम, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और क्वालिटी फैक्टर, ये तीनों में एक चीज कॉमन होती है। वो तीनों में एक चीज कॉमन क्या है, वो है कि ये तीनों ही चीजें डैम्प्ड ऑसिलेटर से रिलेटेड है। ये तीनों ही हमारे पास एक तरह से हमें डैम्पिंग की इंफॉर्मेशन देती है कि आपका जो ऑसिलेटर है उसमें डैम्पिंग आपकी हो रही है। तो जैसा मैंने कल बोला था कि रिलैक्सेशन टाइम हमें बताता है कि कितने फास्ट डैम्पिंग हो रही है, कितने फास्ट हमारे पास जो है डैम्पिंग हो रही है। उसी तरह से जो हमारे पास लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हमें ये बताती है कि किस हिसाब से या किस रेट से आपका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड भी आपका डैम्पिंग के केस में ही कम होता है, तो वहां भी डैम्पिंग से ही आपका एम्पलीट्यूड कम होता है। तो ये जो हमारे पास लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है ये भी हमें डैम्पिंग की इंफॉर्मेशन देती है। और जो थर्ड टर्म है क्वालिटी फैक्टर, ये भी हमें डैम्पिंग के बारे में बताती है। तो ये तीनों ही चीजें डैम्प्ड ऑसिलेटर से रिलेटेड है, लेकिन ये डैम्पिंग आपकी हम इसका यूज फोर्स्ड ऑसिलेटर में भी करेंगे। ये जो दो तीन चीजें आपने पढ़ी, ये इनका हम फोर्स्ड ऑसिलेटर के केस में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारे पास क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है इट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट एनी इंस्टेंट। मतलब किसी भी टाइम पे आप, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप उस ऑसिलेटर की एनर्जी देखते हो, डिवाइडेड बाय उस टाइम पीरियड, सॉरी उस टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, उस टाइम के एक टाइम पीरियड के बाद आप देखते हो कि उस एक टाइम पीरियड में कितना एनर्जी लॉस हुआ, एक टाइम पीरियड में कितना एनर्जी लॉस हुआ। क्योंकि ऑसिलेटर क्या करता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है, तभी उसके जो ऑसिलेशन है वो खत्म होती है। तो हमारे पास किसी एक टाइम पे आप, हम क्या बोलते हैं कि किसी एक टाइम पे टी पे आप मान लो उस ऑसिलेटर की एनर्जी देखते हैं, और उसके बाद आप क्या देखते हैं कि जिस टाइम पे आपने देखा उसके एक टाइम पीरियड के अंदर, मतलब आप क्या लेते हो, टी डैश ले लेते हो टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर आप देखते हो कि कितनी एनर्जी लूज हुई, कितनी एनर्जी। ये एनर्जी नहीं हमारे पास, यह है लॉस इन एनर्जी। जिस टाइम पे आपने एनर्जी देखी डिवाइडेड बाय उस टाइम के बाद एक टाइम पीरियड पे आपने एनर्जी लॉस देखना है। तो इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। लेकिन कब, जिस टाइम पे आपने एनर्जी देखी उसके बाद। तो इस तरह से हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो मैथमेटिकल दिया है इसमें तो इन्होंने सीधा ही लिखा हुआ है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड, लेकिन ये वन टाइम पीरियड कौन सा होगा,
जिस टाइम पे आपने एनर्जी देखी उसके बाद का टाइम पीरियड। तो इसको भी हम उसी तरह से यहाँ पे जो है फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फाइंड आउट की थी, तो क्वालिटी फैक्टर के लिए भी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 2 पाई इंटू यू डिवाइडेड बाय माइनस डी यू इंटू इंटू नहीं बाहर टी डैश। इस डेफिनेशन को हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, ये जो आपने ऊपर लिखी कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट टाइम टी टू दैट ऑफ द लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड आफ्टर दैट इंस्टेंट। तो यहाँ पे जो टी डैश है वो क्या है, एक टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड के आपके जो कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, तो आपको पता है एनर्जी लॉस हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव से शो करते हैं। लूज कोई चीज हो रही है तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन हम यूज कर रहे हैं ये एनर्जी लॉस के लिए की वजह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन एनर्जी को हम माइनस डी यू यहाँ पे लिखते हैं। तो ये डिक्रीज इन एनर्जी हमारे पास हुआ, ये एक टाइम पीरियड टी डैश में हुआ, जो कि आपने यहाँ से टाइम टी नोट किया था उसके बाद का टाइम पीरियड। तो इस तरह से हम इसको मैथमेटिकल लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है u की भी और माइनस डी यू टी डैश की भी। तो पता है जैसा कि हमने देखा हुआ है कि हमारे पास जो ऑसिलेटर की एनर्जी होती है वो आपकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। पहले चैप्टर में आपने क्या किया था कि किसी ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी कितनी होती है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मतलब हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। वो यहाँ पे था कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर वो हमारे पास होता है a इक्वल टू a नॉट e रेट टू माइनस bt। डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में एम्पलीट्यूड इतना होता है, इसलिए यहाँ पे भी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि u विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, मतलब a नॉट e रेट टू माइनस bt का होल स्क्वायर। और इस स्क्वायर को हमने ओपन करना है, तो इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे इस स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो u होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट का स्क्वायर और e रेट टू माइनस 2bt। क्योंकि ये तो a नॉट है, इसका स्क्वायर सीधा आ जाएगा, लेकिन e रेट टू माइनस bt का स्क्वायर आएगा e रेट टू माइनस 2bt। अब आपको पता है कि a नॉट एक कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन में भी हम एक कांस्टेंट लेते हैं, तो इसलिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा दें और यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करें, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे a नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम u नॉट बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि u विल बी इक्वल टू u नॉट e रेट टू माइनस 2bt। तो a नॉट स्क्वायर भी हमने हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन का कांस्टेंट भी हमने हटा दिया। यहाँ पे हमने एक सिंगल कांस्टेंट यूज किया जो कि हमारे पास यहाँ पे u नॉट है। तो ये हमारे पास इस तरह से बोलता है कि ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, जो कि हमने फॉर्मूले में पुट करनी है। जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है उसमें एनर्जी आपकी जो है पुट होगी। लेकिन बोलता है कि इस केस में अगर हम रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ एनर्जी निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होती है du बाई dt। तो du बाई dt अगर हमने निकालें तो उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बोलेंगे। तो u का हमने du बाई dt निकालना है, तो हमारे पास माइनस 2b u नॉट e रेट टू माइनस 2bt हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा।
और जो डी यू है आपका वो हमारे पास माइनस टू बी यू नॉट ई रेट माइनस टू बी टी इंटू डी टी, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नीचे वाला डी टी है दूसरी साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या, जो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी में क्या चेंज होगा, उसकी एनर्जी लूज होती है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर लॉस इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मतलब है लॉस इन एनर्जी, क्योंकि ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज ही होती है या लूज ही होती है। तो लॉस इन एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास माइनस डी यू। तो ये माइनस साइन है हमारे पास, इसको हम माइनस डी यू लिख सकते हैं। तो लॉस इन एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड जिसको हम टी डैश ले रहे हैं उसमें हमारे पास लॉस इन एनर्जी कितनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो डी टी है इसको हमने टी डैश लेना है, क्योंकि टाइम कितना होगा, जो डी टी होगा मतलब इतने टाइम में आपके पास जो लॉस इन एनर्जी होगा, अगर हम इस टाइम को एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, टी डैश ले लेते हैं, मतलब आप क्या बोलते हैं कि dt को अगर आप टी डैश ले लेते हैं तो हम क्या बोले, हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस इन एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। तो हम इसी में क्या करेंगे कि dt को जो है टी डैश के बराबर लेना है, मतलब कि जो टाइम इंटरवल रहेगा dt, वो टाइम इंटरवल क्या रहेगा, टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड। और एक टाइम पीरियड हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि इट विल बी माइनस डी यू टी डैश इक्वल टू टू बी यू नॉट ई रेट माइनस टू बी टी इंटू टी डैश। तो ये जो माइनस साइन था इसको हम यहाँ पे ले आए माइनस डी यू, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा टी डैश। क्यों लिखा टी डैश, क्योंकि ये हमारे पास हो गया लॉस इन एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। ये हम नोटेशन लिख रहे हैं ऐसे ही, ये जो टी डैश लिखा ये हमारे पास है लॉस इन एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। और ये हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, टू बी यू नॉट ई रेट माइनस टू बी टी, और डी टी हमने लिया टी डैश के बराबर। तो ये हमारे पास आ गई माइनस डी यू टी डैश की वैल्यू। तो अब जो फॉर्मूला हमने लिया था उसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो क्वालिटी फैक्टर का था वो फॉर्मूला था हमारे पास Q इक्वल टू 2 पाई टाइम U डिवाइडेड बाय माइनस डी यू और टी डैश। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो ये दोनों वैल्यू हमने पुट करनी है। जो हमारे पास U की वैल्यू है, मतलब आप क्या बोलेंगे कि ये 2 नंबर होगी, ये 3 नंबर होगी। तो ये हमारे पास जो है 1 नंबर हो गई, तो हम क्या बोलेंगे कि पुट वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 इन 1। तो दूसरी और तीसरी से हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो Q हमारे पास क्या बनेगा, Q विल बी इक्वल टू 2 पाई, ऊपर आएगा U, लेकिन U की वैल्यू हमारे पास कितनी है, U नॉट ई रेट पावर माइनस टू बी टी, U नॉट ई रेट पावर माइनस टू बी टी, और नीचे आएगा माइनस डी यू डी टी डैश, वो हमने यहाँ पे निकाला। तो ये हमारे पास कितना आया आपका, टू बी यू नॉट ई रेट पावर माइनस टू बी टी इंटू टी डैश। तो यहाँ पे जो चीजें आपकी कटेगी वो आपने यहाँ पे काटनी है। तो यू नॉट कट जाएगा, ई रेट पावर माइनस टू बी टी यहाँ पे कट जाएगा। तो फिलहाल हम जो 2 है उसको रहने देते हैं, इसको रहने देंगे क्योंकि आगे कैलकुलेशन में हमारे पास आनी होगी। तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास बनी 2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 बी टी डैश। ये हमारे पास यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बनी। लेकिन अभी ये जो क्वालिटी फैक्टर है ये हमने ये नहीं आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारे पास मैकेनिकल ऑसिलेटर का है कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का है। तो अब आपको पता है कि B की वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए अलग अलग होती है। तो अब हम यहाँ से अलग अलग इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो Q की वैल्यू है वो आएगी मैकेनिकल के लिए अलग और इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास जो अलग। तो इसलिए अगर हम पहले बात करते हैं मैकेनिकल ऑसिलेटर की,
फॉर मैकेनिकल ऑसिलेटर। तो मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में हमारे पास जो Q है वो आपका आएगा 2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2B इंटू टी डैश। लेकिन B हमारे पास कितना होता है मैकेनिकल के केस में, R बाई 2M, और आगे हमारे पास टी डैश। तो अब ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 इसलिए नहीं काटा था मैंने पहले, तो ये इस यहाँ पे हो जाएगा, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये m हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पाई m डिवाइडेड बाय r टी डैश। तो ये हमारे पास जो इस तरह से क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, लेकिन 2 भी है साथ में, 2 पाई m डिवाइडेड बाय r टी डैश। लेकिन आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, वो हमारे पास जो 2 पाई बाई टी हमारे पास होती है। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम यहाँ पे डैश कर दें तो डैश जो लगता है वो आपका डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में लगता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में आप फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा नॉट डैश लेते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में फ्रीक्वेंसी आप ओमेगा नॉट डैश लेते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ओमेगा नॉट डैश जो है 2 पाई बाई डैश के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास यही चीज है 2 पाई बाई टी डैश। तो इसलिए जो क्वालिटी फैक्टर आपका बनेगा वो हमारे पास बनेगा ओमेगा नॉट डैश m डिवाइडेड बाय r। तो मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में ये वैल्यू होती है आपकी क्वालिटी फैक्टर की, ओमेगा नॉट डैश m डिवाइडेड बाय r। तो इसके बेस पे प्रॉब्लम भी आपकी आती है पेपर में। तो ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पे आगे भी आप और चीजें इसके साथ कनेक्टेड हैं क्वालिटी फैक्टर के एक्सप्रेशन से, कि हमारे पास जो मैकेनिकल ऑसिलेटर का क्वालिटी फैक्टर होता है वो ओमेगा नॉट m डिवाइडेड बाय r है। तो इसका मतलब r अगर ज्यादा है, मतलब डैम्पिंग टर्म ज्यादा है, डैम्पिंग कांस्टेंट ज्यादा है, तो क्वालिटी फैक्टर आपका ज्यादा होगा। और क्वालिटी फैक्टर हमें क्या बताता है, डिक्रीज इन एनर्जी को। क्वालिटी फैक्टर बताता है डिक्रीज इन एनर्जी को, और जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है वो बताता है डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड को, और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो हमें बताता है कि किस रेट के साथ जो ऑसिलेटर है उसमें डैम्पिंग हो रही है। तो ये 3 चीजें हमारे पास है यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर डैम्पिंग ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर भी हमारे पास ज्यादा होगा, मतलब एनर्जी लॉस भी ज्यादा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर एनर्जी लॉस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन डैम्पिंग अगर कम होगी, R कम होगा, तो क्वालिटी फैक्टर भी कम होगा, एनर्जी लॉस भी आपके पास जो है यहाँ पे कम होगा। तो ये हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर का किया। अब साथ में इसके हम जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए करेंगे, तो इसी को ही हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने राइट साइड में सबसे नीचे लिखा हुआ है, ये वाला क्वालिटी फैक्टर के लिए जनरल एक्सप्रेशन। अगर तो हम जो दूसरा करेंगे वो हम करेंगे फॉर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में जो B की वैल्यू होती है वो R बाई 2L होती है। तो अब आप यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का निकालना है, तो यहाँ पे आप 2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू R बाई 2L इंटू टी डैश हमारे पास बनेगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी आपके पास 2 पाई L डिवाइडेड बाय R टी डैश हमारे पास यहाँ पे आएगा। लेकिन अगेन जो 2 पाई बाई टी डैश है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे टी डैश है, ये आपका ओमेगा नॉट डैश के बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट डैश L डिवाइडेड बाय R। तो 2 पाई बाई टी डैश ओमेगा नॉट डैश है, और यहाँ पे L है बटे में R है। तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में ये हमारे पास आएगा ओमेगा नॉट डैश L डिवाइडेड बाय R। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूले लगभग दोनों के सिमिलर हैं। ये मैकेनिकल के केस में ओमेगा नॉट डैश M डिवाइडेड बाय R है, और इलेक्ट्रिकल के केस में ओमेगा नॉट डैश L डिवाइडेड बाय R हमारे पास है।
तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, एनर्जी लॉस वहां पे ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास जो है कम होगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम है तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास जो है ज्यादा होगा। लेकिन क्वालिटी फैक्टर हमारे पास जो क्या बताता है, हमारे पास लॉस इन एनर्जी, तो हमारे पास जो है लॉस इन एनर्जी को यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर बताता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है आपका इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में ये क्वालिटी फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन है। तो रेजिस्टेंस पे ही हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है, यहाँ डैम्पिंग के ऊपर हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है, मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के। लेकिन हमने देखा है कि जो एक तरह से डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग के लिए दो ही चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में जो एयर का फ्रिक्शन है या एयर की मीडियम की जो विस्कोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरह से Q की वैल्यू, ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू दोनों के केस में है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो तीन आर्टिकल हमने पढ़े, इन तीनों के बीच में रिलेशन, मतलब रिलैक्सेशन टाइम, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और क्वालिटी फैक्टर, इनके बीच में हमारे पास जो क्या रिलेशन आपका होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें तीनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि टॉ की वैल्यू जो होती थी वो आपकी होती थी 2m/r मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में, और मैकेनिकल ऑसिलेटर केस में जो डेल्टा की वैल्यू थी वो थी हमारे पास RT-/2m। और जो अभी हमने फाइंड आउट की क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए, वो हमारे पास है 2πm/RT-। तो ये हमारे पास तीनों के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो बोलता है अगर हम तीनों के बीच में हमने जैसे रिलेशंस निकालने हैं कि किस तरह से हमारे पास है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा की वैल्यू, सॉरी Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू में हमारे पास 2m/r ऑलरेडी है, लेकिन 2m/r क्या होता है, टॉ। तो इसलिए Q को आप क्या लिख सकते हैं, Q को हम लिख सकते हैं 2m/r, हमारे पास जो है टॉ के बराबर है। और यहाँ पे हमारे पास साथ में आपका सॉरी टॉ, और यहाँ पे हमारे पास पाई भी है साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2m/r इंटू पाई डिवाइडेड बाय t-। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2m/r को 2m/r को आप इकट्ठा कर लो, बाकी जो है अलग लिखो। लेकिन ये जो हमारे पास 2m/r है ये आपका टॉ होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये टॉ के बराबर आ गया, और आगे ये हमारे पास है π/t- के बराबर यहाँ पे आ गया। तो ये रिलेशन आ गया क्वालिटी फैक्टर और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन। और इसमें अगर हम टॉ निकालें, यहाँ से टॉ भी आप निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास t- डिवाइडेड बाय पाई इंटू क्यू। मतलब इस रिलेशन को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, टॉ की वैल्यू निकाली तो क्यू के साथ में t- गया और पाई आपका बटे में गया। तो ये हमारे पास जो टॉ और क्यू के बीच में रिलेशन आया। तो बोलता है कि यहाँ पे हम चाहें तो इस रिलेशन का यूज हम आगे भी करते हैं, तो मैं पहले उसको कर लेता हूं। लेकिन फिर जो हमारे पास आपका नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो हमें पता है कि जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होती है डेल्टा, वो हमारे पास r/2m इंटू t- हमारे पास होती है, r/2m डिवाइडेड बाय 2- हमारे पास होती है। और हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा हमारे पास जो है 1/टॉ इंटू t- हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2m/r होता है टॉ, 2m/r वो होता है टॉ, लेकिन यहाँ पे उल्टा है r/2m, तो इसलिए हम इसको 1/टॉ लिख सकते हैं। r/2m आपका 1/टॉ हमने लिखा क्योंकि 2m/r आपका टॉ होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको 1/टॉ यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो टॉ है वो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है,
तो इसी से आप 1/τ भी निकाल सकते हैं। 1/τ आपका कितना आएगा, ये जो पाई है ये ऊपर चला जाएगा और टी डैश क्यू आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पे टॉ आपने निकाला है, अभी आपने 1/τ निकालना है तो इसका उल्टा करेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/τ आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डेल्टा निकाल रहे हैं, यहाँ पे चाहिए आपको 1/τ, तो 1/τ की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, जो हमारे पास कितनी है, पाई डिवाइडेड बाय टी डैश क्यू। लेकिन यहाँ पे हमारे पास साथ से टी डैश भी आपके पास होगा, तो यहाँ पे हमारे पास टी डैश क्यू भी है, सॉरी ये पाई नहीं है, टी डैश क्यू है, तो ये टी डैश हमारे पास इस टी डैश से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो आपका पाई डिवाइडेड बाय क्यू के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास हो गया लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और क्वालिटी फैक्टर के बीच का रिलेशन, और ये हो गया हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम और क्वालिटी फैक्टर के बीच का रिलेशन। और तीसरा हमने ऑलरेडी निकाला ही हुआ है, जो पहले निकाला था हमने, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन। तो ये 3 रिलेशन होते हैं, मतलब अगर आपको एक भी फैक्टर पता है तो आप दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए कि हमारे पास जो 3 रिलेशन होते हैं, इनके बीच में, डेल्टा के बीच में, क्यू के बीच में और टॉ के बीच में। तो फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको करेंगे।